मेरे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 8वीं का सामाजिक का पाठ 9 जन सुविधाएं पढ़ेंगे। आइए देखिए, जल अधिकार का क्या अर्थ है। जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम हैं? दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम हैं क्योंकि लोगों को जल उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि निजी कंपनियों को यह कार्य दिया जाए तो वे उनमें भी मुनाफा खोजने लगेंगी, जिस कारण जल समान रूप से सभी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्चा उठा सकते हैं? उत्तर नहीं, चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जल वितरण में वहाँ पर बड़ी असमानता है। समाज के उच्च वर्ग के लोगों को प्रतिदिन नियमित रूप से जल की आपूर्ति होती है। कुछ जगहों पर टैंकरों द्वारा पानी भेजा जाता है। यदि पानी की उपलब्धता नहीं होती है तो कुछ लोग खरीद कर बोतल बंद पानी भी पीते हैं। अगला प्रश्न है, किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत पानी को इस दोहन का विरोध कर सकते हैं या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? उत्तर देखिए बच्चों, किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से भूमिगत जल का स्तर गिर गया है और इस कारण स्थानीय लोगों को पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोग मिलकर इसका विरोध कर सकते हैं क्योंकि पानी के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस अधिकार के द्वारा वे उनके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। सरकार इस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्रवाई करके लोगों की समस्याओं को दूर कर सकती है। अगला प्रश्न है, ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय शहरों में हैं? उत्तर है, निजी स्कूल एवं अस्पताल मुनाफा कमाने के साधन हैं। इस प्रकार की संस्थाएं ऐसी जगह स्थापित होती हैं जहां लोग पैसा खर्च करने में सक्षम हों। क्योंकि इन स्कूलों एवं अस्पतालों में पढ़ाई और इलाज महंगा होता है, इसे ग्रामीण या कस्बे के गरीब लोग वहन नहीं कर सकते। इसलिए ये बड़े शहरों में स्थापित होते हैं क्योंकि वहाँ उच्च वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है? उत्तर देखिए बच्चों, हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण पर्याप्त व निष्पक्ष नहीं है क्योंकि उनका वितरण व्यक्तियों व वर्ग विशेष पर निर्भर करता है। जहाँ उच्च वर्ग के लोगों का निवास होता है वहाँ पानी एवं बिजली की आपूर्ति निरंतर होती है, जबकि बस्तियों और झुग्गियों में रहने वाले लोगों को इन दोनों चीज़ों की कमी होती है। जैसे राजधानी दिल्ली का वह इलाका जहाँ मंत्री, अधिकारी आदि उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ पानी एवं बिजली की उपलब्धता हर समय रहती है। हमेशा सफाई होती रहती है, जो कि जन सुविधाओं के पक्षपातपूर्ण व्यवहार को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में निजी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी शिक्षा संस्थानों का महत्व कम होता जा रहा है। आपकी राय में इसका क्या असर हो सकता है? चर्चा कीजिए। उत्तर है, हमारे देश में निजी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज आदि बड़े पैमाने पर खुल रहे हैं, निजी यानी प्राइवेट, जबकि सरकारी शिक्षा संस्थानों का महत्व कम होता जा रहा है। इसका असर यह होगा कि अब केवल उच्च वर्ग के बच्चे ही पढ़ पाएंगे, गरीब बच्चे नहीं, क्योंकि हर कोई निजी संस्था अपने फ़ायदे के लिए काम करती है। इसलिए ये शैक्षणिक संस्थाएं अपना लाभ कमाने के लिए स्कूलों में अधिक फीस रखते हैं, जो कि उच्च वर्ग के बच्चे ही वहन कर सकते हैं, गरीब के बच्चे नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है? 6 से 14 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत
पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, राम गोपाल चेन्नई के कौन से नगर में रहते हैं? अन्ना नगर में। जन सुविधाएँ क्या हैं? वे सभी सुविधाएँ जो सभी के विकास के लिए आवश्यक होती हैं तथा सभी को समान रूप से प्राप्त होती हैं, उन्हें जन सुविधाएँ कहते हैं, जैसे जल, विद्युत एवं शिक्षा की सुविधाएँ। अगला प्रश्न है, किस देश में पानी की आपूर्ति निजी कंपनियों द्वारा की जाती है? बोलीविया। अगला प्रश्न है, सामान्यतः किस स्थानों पर जन सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती? झुग्गी झोपड़ियों में। अगला प्रश्न है, शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितनी होनी चाहिए? लगभग 135 लीटर। हाल ही की एक रिपोर्ट में कहाँ के जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, किस शहर में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए योजना शुरू की है? चेन्नई। अगला प्रश्न है, सुलभ इंटरनेशनल संगठन पर एक टिप्पणी लिखिए। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले 3 दशक यानी 10 साल से निम्न जाति, निम्न आयु वर्ग लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। इस संगठन ने 75,000 से ज़्यादा सार्वजनिक शौचालय इकाइयाँ और 1,20,000 से ज़्यादा निजी शौचालय बनाए हैं, जिनमें से 1 करोड़ लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रीति एलेगे ने सार्वजनिक जल आपूर्ति पर टिप्पणी कीजिए। प्रीति एलेग्री ब्राज़ील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों की स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जल आपूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए, इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकता तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है। अगला प्रश्न है, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? सरकार हर साल संसद में बजट पेश करती है। बजट के जरिए सरकार अपने नफ़े नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले सालों के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के लिए खर्चों की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य स्रोत होता है। जनता से कर वसूलने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए, पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी की दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ रखने आदि गंदे पानी की ठिकाने लगाने पर खर्चा करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोज़ाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्चा उठा सकें। अगला पॉइंट है स्वच्छता। मानव मल मूत्र की सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सुविधा। इसके लिए शौचालयों का निर्माण किया जाता है और गंदे पानी की सफाई के लिए पाइप लगाए जाते हैं। संक्रमण से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी होता है। कंपनी एक जगह की व्यावसायिक संस्था होती है जिसका स्थापना कुछ लोग या सरकार करती है। जिन कंपनियों का संचालन और स्वामित्व निजी समूह या व्यक्तियों के हाथों में होता है उन्हें निजी कंपनी कहा जाता है
उदाहरण के लिए टाटा स्टील एक निजी कंपनी है, जबकि इंडियन ऑयल सरकार द्वारा संचालित कंपनी है। सार्वभौमिक पहुँच, जब हर व्यक्ति को कोई चीज़ पूरी तरह हासिल हो जाती है तो वह उसका खर्चा उठा सकता है और इसे सार्वभौमिक पहुंच कहा जाता है। उदाहरण के लिए घर में नल में पानी आ रहा है तो परिवार को पानी तक पहुंच मिल जाती है, और अगर उसकी कीमत कम हो या वह मुफ्त उपलब्ध हो तो हर कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है। मूलभूत सुविधाएं, भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतें जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। लोगों की मूलभूत सुविधाएं आवश्यकताएं क्या हैं? भोजन, पानी, मकान, बिजली, स्वास्थ्य, सफाई तथा शिक्षा हैं। जन सुविधाओं की दो विशेषताएं लिखो। जन सुविधाएं सभी लोगों को प्राप्त होती हैं, जन सुविधाएं सरकार प्रदान करती हैं। तो बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।